फिर से चालू करो। नहीं चलो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। काफ़ी अच्छे पैटर्न का पेपर आ रहा है और पेपर अगर आप देखेंगे तो मॉडरेट है, ना तो बहुत ज़्यादा सरल है, ना तो बहुत ज़्यादा आपको कठिन है। जीएस आपके हल्के लेवल की आ रही है क्योंकि मेहनत से पढ़ा है आप लोगों ने, और मैराथन में भी आपको पूरी मेहनत से पढ़ाया गया है। एसटी कराई गई हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हुआ। चलिए ये आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 16 अक्टूबर का। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जीएस का। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो आपका इसमें से आपका कर्नाटक सही होगा। कर्नाटक में आपका क्या है? विधान परिषद है। फिर अगर आप बात करते हैं किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। फिर यदि आप बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पढ़ा होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपका। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी आपका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आप बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कला। कौन मैं पूछना चाह रहा कि कौन सी कला मथुरा से स्टेलसिलिंग की पारंपरिक कला है? तो इसमें आपकी सांझी है ना, इसमें आपका सांझी सही होगा। ये कर्मपलक जो कला है आपकी, ये मथुरा की स्टेलसिलिंग कला है आपकी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर यदि आगे की आप बात करते हैं, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? आपको पता होगा आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को बनाया गया था। 29वां राज्य था उस समय, लेकिन प्रेजेंट में आपके 28 राज्य हो गए हैं क्योंकि जो जम्मू कश्मीर आपका राज्य हुआ करता था उसको 2 भागों में डिवाइड करके केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए एक राज्य कम हो गया। लेकिन उस समय 29वां राज्य हुआ करता था आपका तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आप बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, बहुत फेमस पुस्तक है आपकी, है ना, हमारे क्लास में एसटी में पढ़ाया गया था, बच्चों को भी हमने पढ़ाया था। सारे क्वेश्चन आपके पढ़े आ रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। इसमें औरक्त विकिरण आपका होगा, औरक्त विकिरण आपका सी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आप बात करते हैं, वॉलीबॉल निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो अगर इसका आप आंसर देंगे तो बहुत इजी है, आपका पढ़े होंगे आप लोग, है ना। इसका नेपाल होता है, बच्चों को भी पढ़ाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पूछता है खेल जो है, खेल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर पेपर के लिए। फिर यदि आप बात करते हैं, नेक्स्ट इसके आगे के क्वेश्चन है, फिर आपका हिंदी का आ जाता है ना। दिया निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 9 से 13 तक के उत्तर आपको इसमें से देना है, 9 से 13 तक के। ये आपका मादक पदार्थों के प्रयोग की लत से आज के युवाओं में तेजी से, है ना, फैल रही है। कई बार फैशन की खातिर दोस्तों के उत्साह में लाए गए मादक पदार्थ अक्सर जानलेवा होते हैं। इस तरह का आपका पूरा पैसेज है, इसको आप देख के इसका आंसर हम आंसर बता दे रहे हैं। बाकी आप इसके पैराग्राफ को अच्छे से अपने पेपर से मिला लीजिएगा। अगर आप देखना चाहेंगे, पहला है आजकल की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत बढ़ रही है। दिए गए लिखित कारणों में से लत का उचित कारण कौन सा नहीं लगता है? कौन सा नहीं लगता है ये पूछ रहा है, कौन सा उचित कारण नहीं लगता है? तो आपका यदा कदा पान सुपारी का सेवन, ये भी आपको मादक पदार्थों का सेवन का कारण बनता है। नशा करने वाले साथियों की संगति, ये भी आपका कारण बनता है। इधर नहीं पूछा है आपसे तो परिवार का धनी होना और बच्चों को अनैतिक जेब खर्च मिलना, है ना, ये आपका उचित कारण नहीं लगता है आपका। कि जरूरी नहीं है ना कि परिवार धनी हो तो बच्चे नशा ही करें आपका, है ना। तो पैराग्राफ भी आपका ये बताता है आपका। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, जो देखिए एक बात और है, जो ये क्वेश्चन आपको करने होते हैं ये पैराग्राफ वाले, इसमें आपको वही आंसर टिक करना होता है जो पैराग्राफ में दिया गया है। आपको अपने दिमाग से नहीं टिक करना है, पैराग्राफ में पढ़ के अगर वो आपका क्वेश्चन उसी से सेम आंसर आपको इसमें से टिक करना होता, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। फिर अगला आपका क्वेश्चन दिया है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? मानसिक अक्षमता, पागलपन, सुषुप्ति, HIV एड्स और मानसिक असंतुलन, है ना। इसमें अगर आप देखोगे तो बी सही होगा, इनमें से सभी।
कुछ बच्चों को लगता है कि HIV और एड्स कैसे हो सकता है। बहुत लोग होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं। तो 2-3 लोग एक ही इंजेक्शन से ले रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी के HIV एड्स हुआ तो आपने इंजेक्शन लिया, वही इंजेक्शन दूसरा पर्सन ले रहा है तो उसके भी हो जाता है। तो ये भी मादक पदार्थों से होता है आपका। तो ये भी आंसर सही है आपका। इसके बाद आप देखेंगे आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? अगर इस क्वेश्चन को आप देखना चाहेंगे तो बच्चों के माँ बाप। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका C और D दोनों कारण हैं, लेकिन अगर प्राइमरी कारण की बात करेंगे तो बच्चों के माँ बाप हैं। मित्र तो आपके बाद में आते हैं। अगर आपके फैमिली के लोगों का बिहेवियर कैसा है, वो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं कि नहीं, वो आप पर नज़र रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे आपके फ्रेंड हैं, तो पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पर? बच्चों के माँ बाप पर, है ना, कि बच्चे मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस पर देखिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा? जिसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? देखिए इसमें से अगर आप बात करना चाहेंगे इस क्वेश्चन में, है ना, इस क्वेश्चन की भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो सबसे प्रबल कारण कौन सा इसमें पूछना चाह रहा है। तो राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है और इसी कारण नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये भी आपका कारण है, ये भी आपका कारण है। और डी, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। अगर इसमें आप 12 में बात करोगे तो इसमें ए भी है आपका और डी, दोनों आपका सही लग रहा है। 50-50 चांस है इसके, लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे हिसाब से तो इसमें डी आपका ज़्यादा सही लग रहा है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार इसको, है ना। तो ये आपका हमारे हिसाब से डी क्वेश्चन आपका सही है ये। फिर यदि आप आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, मादक पदार्थों की लत पड़ने के बाद युवाओं में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती? कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? अगर आप इसके आंसर की बात करेंगे, अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना सही है, स्वास्थ्य के प्रति सजगता गलत है ना, ये नहीं होता है आपका। तो ये छोड़ के अगर दूसरा तो 1, 2, 4, 1, 2, 4 आपका इसमें एक दूसरा छोड़ के 1, 3, 4 आपका डी नंबर सही है। डी नंबर आपका सही है ना। इसमें अगर आप 13 की बात करेंगे, 13 का आपका डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर आपका एक पैराग्राफ है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें 14 से 18 तक के प्रश्न हैं आपके, जिनका आप उत्तर देना है आपका। वही लोग नियमित बचत करते रहने के बावजूद अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रह जाते हैं, ऐसा आपका पैराग्राफ है। इसको आप पढ़ के अच्छे से देख लीजिएगा आप इसको। हम क्वेश्चन आपको बताया दे रहे हैं। क्वेश्चन अगर आप बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है, रमेश ने 5000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही? आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अगर आप देखना चाहते हैं रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है, गलत है भाई। शेयर खरीदना जोखिम है, जोखिम रहित थोड़ी है। आपने शेयर खरीदा, प्रॉफिट हो या ना हो, ये बात की बात है, आपको कंफर्म नहीं पता कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो ये आपका नहीं हो सकता है। फिर आपका शेयर खरीदना एक निवेश है, सही है। शेयर खरीदना एक बचत है, रमेश की यह बचत जोखिम वाली। दूसरा और तीसरा अगर आप बात करेंगे, दूसरा और आपका चौथा इसमें सही है। अगर इसकी बात करेंगे आप, दूसरा और चौथा मतलब सी, 14 का सी नंबर आपका सही है, 14 का सी नंबर। फिर अगर आप बात करेंगे, नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि कौन दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? कौन सा तथ्य अशुद्ध है, इसमें ये पूछ रहा है जो आपके क्वेश्चन में 15 नंबर में ये पूछ रहा है। अगर आप इसको देखना चाहेंगे, 15 का आपका 1, 2, 3 है ना, 1, 2, 4, 1, 2, 4 आपका 1, 2, 4 आपका 15 का डी सही है। इसको आप क्वेश्चन को मिलाते रहिएगा आपका। फिर अगर आप बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, अगर 16 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे, तो बताइए कौन सा विकल्प निवेश का अच्छा उदाहरण नहीं है? अच्छा उदाहरण, निवेश का अच्छा उदाहरण नहीं है आपकी। तो बात करेंगे बी, सेविंग बैंक है ना, सेविंग बैंक के खाते में रखा गया धन। ये कोई निवेश थोड़ी है, जो आपने धन रखा है उतना ही धन आपका बना रहेगा। जबकि निवेश से आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन जो धन आपने जमा किया है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो उसको आप निवेश नहीं कह सकते हो। इसके बाद अगर आप 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं, निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं, ये पूछा है आपसे। तो निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं, इसमें आपका ए, इस वाले क्वेश्चन में आपका ए सही है, ए सही है। पहला और चौथा है ना, पहला और चौथा। फिर यदि बात करते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में बताइए कौन सा विकल्प निवेश का अच्छा उदाहरण है? सोने के गहने खरीदना। अगर आप निवेश करना चाहते हो तो सोने के गहने खरीद लो, है ना। सोने के गहने खरीदना आपका निवेश का अच्छा उदाहरण है, क्योंकि सोना में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है ना, जिससे आपके पैसे बढ़ भी सकते हैं,
ना, तो आपका निवेश का अच्छा उदाहरण है ये। फिर यदि आप बात करेंगे कि मैथ का क्वेश्चन है, आपका मैथ का DI है, ये आपके 19 से 23 तक इसमें आंसर देने हैं, 19 से 23 तक आंसर आपको देने हैं। ये कल वाला ही क्वेश्चन है, बस सिर्फ आपके क्वेश्चन चेंज कर दिया, सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर दिया है। अगर 19 की बात करोगे, 19 नंबर जो क्वेश्चन है, 19 का आपका D सही है ना, 19 का आपका D सही है। 20 की यदि बात करोगे, 20 का भी आपका D सही है, 20 का भी इसमें आपका D सही है। 21 की यदि आप बात करते हो, 21 का आपका B सही है। 31-50 है ना, 31-50 आपका 21 का आपका B सही है। फिर यदि आप बात करते हैं 22 और 23 की यदि आप बात करते हैं, 22 की यदि आप बात करेंगे, 22 का अनुपात आपको निकालना है ना, 7:10 सही है। 22 का आपका 7:10 सही है। अगर 23 की आप बात करते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 23 का आपका B सही है ना, 93.75% आपका सही है। इसके बाद यदि बात करते हैं, फिर आपका DI वाला ही क्वेश्चन है। अगर आप बात करेंगे DI के क्वेश्चन आपके इजी हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव। अगर DI की बात करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी पेपर आपका इजी आ रहा है ना, इतना भी इजी नहीं ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन पेपर आपका इजी ही कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो होगा ही होगा आपके पेपर में। अगर आप 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी आपके DI से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। सन 2005 और सन 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था? अगर इस 24 नंबर का आप आंसर देखेंगे B, इसका आपका B सही है, 2002 और 2007। फिर यदि आप 25 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, सन 2003 और 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? अगर 25 नंबर की बात करेंगे, 25 का आपका D 23%। 25 की बात करेंगे तो 25 का आपका है 23% है आपका, ये आप देखेंगे अगर तो DI आपकी अगर हो जाएगी, काफ़ी इजी DI है। एक बार फिर से आप मिला लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में है ना वृद्धि या गिरावट अधिकतम है? 19 की बात करेंगे तो 19 का आपका D है ना, एक बार फिर से मिला देते हैं, 19 का D है। 20 की बात करेंगे, 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने % वृद्धि या कमी हुई है? और 20 की बात करेंगे, 20 का आपका D है 1.7%। फिर अगर आप 21 की बात करते हैं, सन 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी, ये पूछा है तो 31-50 आपका हो जाएगा। ऐसे यदि आप 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 22 में आपका क्वेश्चन A सही है ना, अगर बात करेंगे विकल्प आपका A सही है। ऐसे 23 नंबर है आपका, सन 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या सन 2016 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना % थी? तो 93.75% थी आपके, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए सारे। फिर यदि आप बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो 26 की बात करेंगे, 26 का A हो जाएगा 2002, 26 का हो जाएगा 2002। अगर आप बात करेंगे तो काफ़ी मेहनत किया गया है, बच्चों ने भी मेहनत की है, काफ़ी ST दिए हैं बच्चों ने, है ना। अगर बात करेंगे मैराथन क्लासेस हुई है, ऑनलाइन पढ़ाया गया है, आपके मैथ के सर ने बहुत मेहनत की, तो काफ़ी इजी पेपर आया है। इसलिए इजी आया क्योंकि बच्चों ने मेहनत की है। आप हमारे संस्थान से जुड़िए, है ना, हर पेपर में आपके अच्छे नंबर आएंगे। और आप अपने से भी मेहनत करिए, है ना, कि टीचर एक मार्गदर्शक होता है, आप खुद से भी मेहनत करने की ज़रूरत है ना। इसी के साथ साथ आप आगे भी बढ़ते रहिए, ये हमारी उम्मीद है आपसे। फिर अगर आप बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, अगर 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? अगर 27 की बात करेंगे तो 27 का आपका B 4 है ना, 4 उत्पादन से अधिक था, 4 आपका अधिक था, इसमें 4, इसका आंसर नंबर 4 होगा आपका। फिर यदि बात करेंगे 28 नंबर है, सन 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि थी, अगर 28 की बात करेंगे तो वृद्धि आपका इसका होगा 183.33%, 183.33% आपकी वृद्धि हुई थी, तो याद रखना है। फिर आप इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका DI से ही है ना, DI से ही है क्योंकि आपके टॉपिक में ही DI दिया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI से है। अगर इसको आप बात करोगे, काफ़ी इजी है आपका, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है ना, लेकिन मैथ है तो इतना तो आपका चलता ही है। अगर आप जो अगला क्वेश्चन है 29 से 33 तक इसमें चुनना है। हमें विभिन्न 5 कंपनियां और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा एवं अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का प्रतिशत दिया गया है ना। इसके आधार पर आपको क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि लेखा विभाग में कंपनी E के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है
और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है ना? तो 29 नंबर पूछा है, 29 का आपका सी सही होगा, 77 है ना। तो कंपनी ई में 77 कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो आपका ये सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने % है? तो 30 की बात करते हैं, इसका आपका हो जाएगा सी 234.29%, 234.29% आपका ये सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 की बात करेंगे, कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी के दोनों अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है? 31 में आपके अनुपात बताना है, इसमें आपका ए सही होगा, ए 208:115, 208:115। फिर इसके आगे अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है सभी कंपनियों लिखा है डी को छोड़कर, मतलब डी को छोड़कर आने सभी कंपनियों को देखना है। तो सभी कंपनियों में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या, और सभी कंपनियों फिर दिया है ए और ई को छोड़कर, ए ई और को छोड़कर सभी कंपनियों में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है, ये आपसे पूछा है। 32 में अगर आप बात करोगे, 32 का आपका 138 है ना, 138 का अंतर आ रहा है आपका डी सही है, 32 का आपका डी सही है। अगर आप 33 नंबर क्वेश्चन की बात करोगे, 33 नंबर लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से कितना अनुपात है, या अनुपात कितना है, आपसे 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है। इसका आपका डी सही होगा, 35:11, इसका 35 अनुपात आपका 11 सही होगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो, फिर आपका है ना क्वेश्चन है आपका मैथ से ही क्वेश्चन है, फिर आपका DI से निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ABCD और E की जनसंख्या का प्रतिशत का विवरण देती है ना। इस पे आपका ग्राफ दिया गया है आपका, और इसी के आधार पर 34 से 38 तक के क्वेश्चन को आपको आंसर बताना है, 34 से 38 तक के आंसर बताना है। तो आपका यह रहा आपका 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। तो 34 नंबर की अगर बात करेंगे, 34 नंबर का आपका ए सही है ना। जो संख्या होगी आपकी, तो ये होगी 2.4 मिलियन, 2.4 मिलियन आपकी संख्या होगी। तो ये आपका याद लगा लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका सही है। फिर 35 नंबर की आप बात करते हैं, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है, आपसे 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है। 35 नंबर का आपका डी सही हो जाएगा है ना। तो राज्य सी की कुल जनसंख्या है 5 मिलियन, 5 मिलियन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर है ना। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात कितना है, इसमें आपको अनुपात बताना है। इसमें अनुपात आपका हो जाएगा 1:2, 1:2। यहाँ सिर्फ आपको आंसर बताया जा रहा है, सिर्फ आंसर, ताकि आप जल्दी से है ना अपने पेपर को मिला लीजिए और देखिए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अभी इनका आपका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा, यहाँ सिर्फ आंसर बताया जा रहा है, तो सिर्फ पेपर आप अभी मिला लीजिए यहाँ पर। फिर ये बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो 37 का आपका डी 1.8 हो जाएगा, आपका 1.8 मिलियन, डी सही हो जाएगा। 37 नंबर का आपका डी सही है, 1.8 मिलियन आपका सही है। फिर यदि बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है आपका। 38 नंबर क्वेश्चन है, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है। तो 38 का आपका बी, इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं, आपका ये सही होगा। कोई डाटा अगर आप निकालेंगे तो इनमें से कोई डाटा नहीं मिलेगा आपसे। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जीएस आपकी बहुत सिंपल पूछ रहा है, बहुत सिंपल पूछ रहा है जीएस है ना। थोड़ी सी मेहनत कर लेते अगर आप नॉर्मली पढ़कर बेसिक तो आपका सही हो जाता। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना है ना, निरंजना नदी के किनारे। आपका 39 नंबर की बात करेंगे, बी सही है। 39 का आपका बी सही। अगर 39 की बात करेंगे, 39 का आपका क्वेश्चन नंबर बी सही है। फिर अगर आप 40 की बात करेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई? 40 की बात करेंगे,
कन्नौज है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कन्नौज है ना, कन्नौज राजवर्धन पिता का नाम पढ़ा होगा, नराश्री पढ़ा होगा, भाई का नाम पढ़ा होगा इनके, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके पढ़ने के लिए, तो अगर याद रखेंगे। तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? कन्नौज, है ना, इसमें आपका कन्नौज सही है 40। 41 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मारे गुरिल्ला युद्ध थी? मराठा, है ना, मराठा। अगर हम मराठा की बात करेंगे ना, शिवाजी बहुत फेमस है, शिवाजी बहुत फेमस थे, है ना। छापा मारे गुरिल्ला युद्ध है, छुप छुप के वार करना, है ना, छुप छुप के वार करना, आपका गुरिल्ला युद्ध बहुत फेमस था इस समय। फिर यदि आप बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? है ना, अगर आप बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो मूर्तियां बनाई जाती थी, है ना, तो ज़्यादातर है ना मोम लोपी ढलाई, है ना, कास्टिंग मोम लोपिंग ढलाई, है ना, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि का प्रयोग किया जाता था। तो ये आपका सही हो जाएगा 42 नंबर। फिर अगर आप 43 नंबर की बात करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम। देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता आपसे पूछा है क्वेश्चन, अगर देखिएगा कार्यकर्ता। अगर ऐसे बात करेंगे, पूर्ण स्वराज विधेयक सबसे पहले कौन लाया था? देखोगे आपका बाल गंगाधर तिलक 1895 में। इससे पहले अगर बात करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था प्रयोग पूर्ण स्वराज का, है ना। तो ये चीज़ें, लेकिन इसके हिसाब से कार्यकर्ता की बात कर रहा है तो हशरत मोहानी, है ना, हशरत मोहानी होगा, हशरत मोहानी, इन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किया था, है ना। तो ये बात याद रखना आप लोग। फिर अगर आप बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? प्रमुख कारण, अगर आप देखा होगा बंगाल का विभाजन जब कर दिया गया था 1905 में, उसी के विरोध में आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, है ना, बंगाल, इसमें डी सही होगा, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। फिर यदि आप बात करते हैं 45 नंबर, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? अंग्रेजी, है ना। ब्रिटिश की अगर बात करेंगे, अगर आप 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा, है ना, अंग्रेजी भाषा। लॉर्ड मैकाले की बात कर लो, बहुत बड़ा समर्थक था अंग्रेजी भाषा का। जो भारतीय भाषाओं में रचित पुस्तकें थी उसको अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, है ना, अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की गई थी। हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने 1784 में, ना। तो ये चीज़ है आपकी, तो ये बात आप लोग याद रखना। तो अंग्रेजी भाषा पर ये बहुत ज़्यादा बल देते थे क्योंकि इनकी भाषा थी आपकी अंग्रेजी ही। फिर यदि बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पेपर में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में से ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? अगर आप इसकी बात करेंगे, 46 की बात करते हैं, तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्ति का विभाजन, प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का उन्मूलन और संघीय बैंक की स्थापना। अगर आप इसमें देखेंगे 1935 में, है ना, शक्ति का विभाजन का भी काम किया गया था, शक्ति विभाजन का भी काम किया गया था, लेकिन ये काम आपका सी इसमें से आपका ज़्यादा सही है क्योंकि प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का उन्मूलन कर दिया गया था और केंद्र में आपका द्वैत शासन शुरू किया गया था। तो ये सही है कि प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का उन्मूलन कर दिया गया था आपका। तो ये आपका सी 46, आपका सी ज़्यादा सही है आपका। फिर अगर बात करेंगे 47, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की गई थी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फिर आप 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता लाने के लिए, हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता लाने के लिए, क्योंकि अंग्रेज लोग लगातार भारतीय राष्ट्रवाद को खतरा पहुंचाने के लिए, है ना, फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे थे और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को लड़ा रहे थे, इसीलिए किया गया था आपका। फिर 49 नंबर क्वेश्चन की दिया बात करते हो, भारत में से किस दिन पर, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, क्योंकि आपको पता होगा रेत की क्वालिटी होती है, तुरंत गर्म हो जाती है, तुरंत ठंडी हो जाती है ना, इसलिए दिन और रात के टेम्परेचर में, है ना, बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। दिन में प्लस में टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा और रात में माइनस में पहुंच जाता है टेम्परेचर। थार का मरुस्थल होगा आपका। फिर ये बात करेंगे, विश्व को कितने प्रमुख काल जोन में, वही टाइम जोन पूछ रहा है, टाइम जोन में विभाजित किया गया? 24 ना, 24 काल जोनों में विभाजित किया गया है आपके। फिर अगला क्वेश्चन है आपसे 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? रूढ़ता, है ना, मॉर्बिडिटी नहीं है आपका, रूढ़ता नहीं है, बाकी सब कारण है आपके, है ना, तो आपका ये भी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लक्षद्वीप की राजधानी में से कौन सी है? देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन है आपकी, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी? आपके बच्चों वाला क्वेश्चन है, कवरत्ती। कौन सी राजधानी है आपकी? कवरत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्थिरता, है ना, अगला क्वेश्चन है आपका, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू गई थी? इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दिया गया है, लेकिन उसका उद्देश्य, उसका महत्व, उसके द्वारा किए गए कार्य आज भी नहीं समाप्त हुए हैं। उसी का नतीजा है कि आज भारत इतनी प्रगति कर रहा है। तो कोई भी पेपर दीजिए, पंचवर्षीय योजना आप जरूर पढ़िए, बैंकिंग वाला चैप्टर आप जरूर पढ़िए, पूछता ही पूछता है,
इकोनॉमी के आप 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, इकोनॉमी कभी गलत नहीं होगी, बैंकिंग और आपका पंचवर्षीय योजना, है तो आपका ये हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर आप देखेंगे 54 नंबर है निम्नलिखित में से आपको क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं? निजी क्षेत्र, है ना, प्राइवेट सेक्टर होता है आपका, निजी क्षेत्र होता है आपका। फिर बात करेंगे आप लोग उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े, अमेजन, है ना, अमेजन वर्षावन, अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं पृथ्वी के लिए, है ना, इतना ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं ये, इसीलिए, है ना। फिर अगर आप बात करेंगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? और अब बात करेंगे 56 का बैंकिंग विनियामक अधिनियम, है ना, बैंकिंग विनियामक अधिनियम, है ना, 1949 में आया था, तो ये होगा आपका 56वां आपका सही है। फिर 57 की अगर बात करते हैं 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक परिणाम था आपका? तो इसमें आप बात करेंगे निजीकरण और उदारीकरण। अगर इसकी आप बात करेंगे तो इसमें अगर आप क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना, इसमें से अगर आप देखेंगे तो आपका डी वैश्वीकरण आपका ज़्यादा सही लग रहा है ना, उसके हिसाब से। बाकी इस क्वेश्चन को आप डाउट पे डाल लीजिएगा, देखा जाएगा आयोग क्या मानना है, लेकिन आपका वैश्वीकरण, है ना, वैश्वीकरण किया गया था कि उदारीकरण में आपको, है ना, अपनी सीमाओं को खोलना होता है, जो सीमाएँ बंद कर दी थी भारत ने, है ना, आज़ादी के बाद। और अगर बात करेंगे निजीकरण का मतलब जो सब कुछ सरकारी क्षेत्र था उसको थोड़ा प्राइवेट किया जाए, है ना, तो इसमें लिए आपको वैश्वीकरण को अपनाना होगा। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। फिर 58 नंबर निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति के जनक, करे भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? अगर आप बात करेंगे MS स्वामीनाथन माने जाते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। अगर क्वेश्चन पूछा था कहाँ से शुरू हुई थी आपके, ये सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा था? तो पंजाब में पड़ा था। विश्व में आपके कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन बच्चों को पढ़ाए हुए आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की और जिसका परिणाम देखने को मिला है कि काफ़ी बच्चों के पेपर, है ना, मैक्सिमम बच्चों के पेपर अच्छे हुए हैं, है ना। बाकी थोड़ी बहुत से मेहनत आपको अपने पास से करनी पड़ती है रिवीजन के लिए, बाकी कोचिंग में बेस्ट मैटर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। फिर बात करेंगे भारतीय संविधान में DPSP निम्नलिखित से किस संविधान से प्रेरित है? DPSP किस संविधान से प्रेरित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड है। DPSP कहाँ से लिए गए हैं? आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा, अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार है बच्चों? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई हैं, उनमें से आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार है आपको, है ना, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दिया गया है, तो याद रखना वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 60 हो गया आपका। इसके बाद अगर बात करेंगे अगला क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका किसके प्रति? तो अगर आप बात करेंगे, आपने देखा होगा संसदीय प्रणाली में आप बात करेंगे सरकार के जो 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है व्यवस्थापिका जिसको आप विधायिका कहते हो, दूसरा अंग होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है आपका न्यायपालिका। तो न्यायपालिका तो स्वतंत्र ही है, लेकिन जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका वो किसके प्रति जवाबदेह होती है? व्यवस्थापिका या विधायिका के प्रति। किसके प्रति? व्यवस्थापिका या विधायिका के प्रति आपकी जवाबदेह होती है आपके, तो ये बात याद रखना। तो इसमें आपका द लेजिस्लेचर है ना, द लेजिस्लेचर आपका ए सही होगा, द लेजिस्लेचर। फिर यदि आप बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ना विशेषता नहीं, लिखित और विस्तृत संविधान है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार मिला ही आपको, लगता है द्विस्तरीय सरकार। हमारे यहाँ द्विस्तरीय सरकार नहीं है, हमारे यहाँ त्रिस्तरीय। अगर बात करोगे हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार प्रणाली अपनाई गई, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर और आपकी स्थानीय सरकार, है ना, त्रिस्तरीय पर होती है, तो आपका ये हो जाएगा, विशेषता नहीं है आपकी। फिर यदि आप बात करेंगे हॉर्स पावर, अगर आप हॉर्स पावर की बात करते हैं, हॉर्स पावर का आपने देखा होगा, हॉर्स पावर का मान कितना होता है? 746 वाट। निम्नलिखित में कौन सी एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है? कौन सी रासायनिक अपक्रिया नहीं है? कौन सी रासायनिक अपक्रिया नहीं, ये आपसे पूछा है, रासायनिक अपक्रिया नहीं है 64 का। अगर आप इसको विकल्प को पढ़ेंगे तो कोयले का जलना, है ना, ये भी है, भोजन का पचना ये भी है, कागज जलना ये भी है, पानी का भाप में स्थानांतरण। रासायनिक प्रक्रिया का मतलब जिसका रूप बदल जाए और उसका पहले वाला रूप फिर प्राप्त किया जा सके, है ना, प्राप्त किया जा सके, तो याद रखना। तो रासायनिक अपक्रिया नहीं है आपकी। तो पानी का भाप में रूपांतरण, कोई पानी से भाप बन सकता है, भाप से पुनः पानी बदल सकता है, इसलिए रासायनिक प्रक्रिया नहीं। कोई रासायनिक प्रक्रिया में जिसका रूप बदल जाता है उसका पहला रूप दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कोयले जल गया, दोबारा कोयला नहीं प्राप्त कर पाओगे, भोजन पच गया तो दोबारा भोजन आप नहीं प्राप्त कर पाओगे, है ना, कागज जल गया तो दोबारा आप कागज प्राप्त कर लोगे, नहीं प्राप्त कर पाओगे, है ना, तो ये बात याद रखना आपको। फिर यदि आप बात करोगे पायरिया निम्नलिखित किसका रोग है? पायरिया निम्नलिखित किसका रोग? देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, मसूड़ों, है ना, मसूड़ों का रोग है पायरिया आपका, मसूड़ों का रोग है ना, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है आपका।
फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। ये पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाने का काम करता है, कह सकते हो खाद्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है ये फ्लोएम, है ना। फिर अगर आप देखोगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तरीय अपनाया गया? त्रिस्तरीय, है ना। त्रिस्तरीय 3 स्तर पर अपनाया गया पंचायती राज व्यवस्था को, है ना। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय बनाया गया है ना। स्थानीय शासन की अगर बात करोगे, ग्रामीण स्थानीय शासन जिसको आप कहते हो ग्रामीण स्थानीय शासन, उसमें आपका जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद, क्षेत्र लेवल पे आपका है पंचायत समिति, तो ग्राम स्तर पर है आपकी ग्राम पंचायत। वैसे ही अगर आप शहरी स्थानीय शासन की बात करोगे, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, है ना। तो त्रिस्तरीय पर विभाजित किया गया है इसको, तो ये बात आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, ये पूछा है आपसे। इसमें आपका सी, है ना, सी आपका 7/8 इसमें से सबसे बड़ा है। फिर 69 की यदि बात करोगे, 69 का आपका इसको अगर सॉल्व करोगे 2.35 ए सही है, 2.35 ए सही है। फिर अगर आप 70 की बात करोगे, 19 का कितना परसेंट 7.6 है 70 का, 70 की बात करोगे ए, 70 की बात करोगे तो ए सही है, 70 का आपका ए सही है। इसके बाद अगर आप 71 नंबर क्वेश्चन की बात करते हो, 71 नंबर क्वेश्चन की बात करते हो तो 71 का भी आप सोल्यूशन करोगे, 60 से 80 के बीच की सभी आवास संख्याओं का औसत कितना है? 71 का आपका ए निकल कर आएगा 70.2 निकल कर आएगा। इसके बाद यदि आप बात करते हो 72 ना, 72 नंबर ऐसे भी क्वेश्चन आपके कई शिफ्ट में आएगा। अगर आप 72 का देखोगे तो 72 का आपका ए सही है, आपका 2.35 आपका सही है। फिर अगर आप देखेंगे, फिर क्वेश्चन है आपका जीएस में से कौन सा एसिड कार में बैटरी के रूप में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड ना, इसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड सही होगा आपका। फिर अगर आप बात करते हैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फिर आपके हिंदी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके 74 नंबर आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या है? श्वेत मतलब सफेद होता है और श्वेत मतलब पसीना होता है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 75 की बात करेंगे, खाक में मिलना, खाक में मिलने मुहावरे का अर्थ क्या है? सब कुछ नष्ट हो जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना, ए नंबर आपका सही है। 76 नंबर की बात करेंगे, 76 नंबर अनिल, अनिल का अर्थ होता है आपका पवन मतलब हवा। गुप्त की बात करेंगे, गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त का विलोम आपका प्रकट होता है, गुप्त का विलोम आपका प्रकट होता है। फिर इसके बाद आपका इंग्लिश का पैसेज आ जाता है 79 से 80, है ना, 79 से 80 है ना। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से करने हैं आपके, पूरा आपका पैसेज है, पढ़ लीजिएगा पैसेज, हम आपको सिर्फ आपको आंसर बताया दे रहे हैं। एलिजाबेथ न्यू नेबरहुड लिफ्ट, एलिजाबेथ न्यू नेबरहुड लिफ्ट अगर बात करोगे 79 का आपका डी है ना, डाउन आपका डाउन स्टेयर्स होगा, डाउन स्टेयर्स होगा इसका आपका डाउन स्टेयर्स। फिर अगर 80 की बात करोगे, 80 नंबर क्वेश्चन की बात करोगे, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें आपको अस्थमा मिल जाएगा ना, अस्थमा लोग से पीड़ित थी आपकी ये। फिर अगर बात करोगे 81 नंबर का आंसर, चूज द करेक्ट एंटोनियम, चूज द करेक्ट एंटीनियम मॉर्म, है ना, मॉर्म इसका क्या होगा आपका? 81 नंबर की बात करोगे ए, जॉय होगा, जॉय होगा। फिर 82 नंबर की अगर बात करते हो, गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग वन हु सेल्स आर्टिकल एट द पब्लिक सेल्स। 82 का बात करोगे, 82 का बी नंबर, 82 का बी नंबर आपका सही हो जाएगा, आपका 82 का बी नंबर सही हो जाएगा, और टीनियर आपका सही हो जाएगा इसमें। फिर 83 नंबर क्वेश्चन की बात करोगे, चूज द करेक्ट साइनोनियम, एक्साइल है ना, इसका साइनोनियम आपको चुनना है ए, है ना, ए हो जाएगा आपका, बनिशमेंट हो जाएगा, बनिशमेंट आपका हो जाएगा, 83 का आपका ए सही हो जाएगा। फिर यदि आप बात करते हो 84 नंबर क्वेश्चन की बात करते हो, दोनों कथन दिए हैं, है ना, इसलिए इसका निकालना है आपको, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प दोनों कथनों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। पहला आपका है, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है, शहर में छोटे छोटे अपराधों की घटनाओं में कमी आई है ना। तो दूसरा वाला प्रभाव है पहले वाले का, है ना, पहले वाले का, दूसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट कारण है और 10 है ना, 2 इसका प्रभाव है, सही आपका ये हो जाएगा कि उसी की वजह से दूसरा आपका हुआ है। फिर यदि आप बात करोगे 85, 89, 85 है आपको, इसमें विषम चुनना है, विषम, तो विषम आपका 33 हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड है ना, 11 से कट जाता है आपका, बाकी सब किसी से कटेंगे नहीं। फिर अगर 86 की यदि आप बात करोगे, 86 पे नंबर 86 क्वेश्चन की यदि बात करोगे, 6:10 पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा? 86 का ज्ञात करेंगे, 125 है ना, 125 डिग्री आपका कोण होगा। जल्दी जल्दी से आप सब लोग पेपर मिला लीजिए। फिर आपका 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है, जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल का कोड खोजना, मोबाइल का कोड खोजना है, तो 87 का आपका बी हो जाएगा, 87 का आपका बी हो जाएगा, है ना, 14, 12, 25, 18, 15, 22 जिसमें ये दिया है आपका वो सही हो जाएगा। 88 की यदि बात करेंगे, द अन्नामलाई रीड टेल नामक डैमेजर फ्लाई की एक नई प्रजाति किस राज्य में की गई है? नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो बात करेंगे इसमें केरल, है ना, केरल में अभी अन्नामलाई रीड टेल नामक, है ना, डैमेजर फ्लाई की नई प्रजाति खोजी गई है। फिर अगला बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है,
गोपी ने विवेक से कहा कि वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगी? गोपी उन्हें क्या कहेगी? नाना। क्या कहेगी? गोपी उन्हें नाना कहेगी। 89 का आपका डी सही है। फिर अगर आप बात करेंगे 90 क्वेश्चन की, INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज अलमाज और निमोर के साथ समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? सूडान। इससे आपका सूडान सही होगा, सूडान सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? जागृति, तो ये उपभोक्ता है ना, उपभोक्ता जागरूकता के लिए चलाया जाता है आपका, जागृति, ताकि उपभोक्ता जागरूक रहे, है ना। फिर अगला है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया? श्यामाजी नगर, है ना, श्यामाजी नगर नया नाम रखा गया है इसका। फिर अगला आपसे क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ब्रिटेन को, है ना, ब्रिटेन को, यूके होगा इसमें, है ना, यूके आपको सम्मानित किया गया है, यूके को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग अर्थात तैरती सौर परियोजना की शुरुआत की है? तैरती सौर परियोजना की शुरुआत की 94 का, है ना, डी, केरल में शुरू की गई है आपकी। फिर अगला क्वेश्चन बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार समझौता किन देशों के मध्य संपन्न हुआ? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, है ना, वज्र प्रहार ये हर वर्ष होता है भारत और अमेरिका के मध्य। फिर अगर बात करेंगे 96 क्वेश्चन है आपका, 96 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ ना दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, है, रिलायंस ने यह काम किया है। बहुत अच्छी बात है, जिससे खेलों में, है ना, भारतीयों का रुतबा बढ़ेगा, है ना, अच्छे मेडल प्राप्त करेंगे, भारत की रैंकिंग में सुधार होगा। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु परिवर्तन किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसरो, है ना, इसरो के साथ किया, ताकि अच्छी क्वालिटी की ना कॉफी उत्पादन किया जा सके कम लागत पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। कौन आपका हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा आपका। 4096 किलोमीटर है आपकी सबसे लंबी सीमा है आपकी। सबसे छोटी अफगानिस्तान की है ना, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर मात्र। फिर बात करो, इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। ए सही, 99 का ए सही है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। और फिर आपका है डाक कर्मयोगी पोर्टल, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि सी ना। 100 का आपका क्या सही हो जाएगा? 100 का क्वेश्चन आंसर नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो काफ़ी देखा आप लोगों ने, काफ़ी अच्छा पेपर आया है आपका, है ना, मॉडरेट पेपर आया है। जो बच्चों ने मेहनत किया, है ना, लगातार संघर्ष में लगे रहे, ST में भाग दिया, पढ़ा, रिवीजन किया, उन सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी पेपर भी आपके जो भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और आप लगातार सफलता को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद बेटा, आप जल्दी से आंसर मिला लीजिए सब लोग।